बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत की जानिब से कौन सा नया कानून जो है वो नाफिज कर दिया गया है और इस कानून के नफाज के बाद तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बुरी खबर क्या है और जज ने PTI को लेके क्यों हाथ खड़े कर दिए। कुछ और भी खबरें हैं PTI से जुड़ी, इमरान खान से जुड़ी, उनकी डिटेल भी फर्स्ट पार्ट में आपके साथ हम शेयर करेंगे और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स की, खातून यूट्यूबर्स की, मर्द यूट्यूबर की, डकी भाई की, कि उनसे मुतल्लिक क्या कुछ चल रहा है। कौन सी दो खातून यूट्यूबर्स गिरफ्तार हुई हैं। डकी भाई जो जिस्मानी रिमांड पे हैं, वो जिस्मानी रिमांड के दौरान किस बात पे डट गए हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान की बहन अलीमा खान साहबा, जिनके दोनों बेटे ऊपर तले गिरफ्तार हुए, पहले शाहरेज़ खान गिरफ्तार हुए, फिर शेर शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शाहरेज़ का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड था और शेर शाह का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड था। शेर शाह को गुज़िश्ता रोज़ अदालत की जानिब से जुडिशल कर दिया गया था और आज जो दूसरे बेटे हैं, यानी जो पहले गिरफ्तार हुए थे शाहरेज़ खान, उनको भी आज अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए जुडिशल भिजवा दिया है। अब दोनों बेटों की ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर की जा सकती है, ज़मानत के लिए अदालत से रजू किया जा सकता है। लेकिन दोनों बेटों से मुतल्लिक एक इंकशाफ सामने आया था कि अलीमा खान साहबा के बेटे शाहरेज़ और शेर शाह जो हैं, ये बाबा कोडा और अडयाला की चिड़ी के नाम से सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी चलाते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया का अकाउंट है बाबा कोडा के नाम से, अब इसमें कितनी हकीकत है ये तफ्तीश से सामने आएगा कि आया कि अलीमा खान का बेटा इसको चला रहा था, नहीं चला रहा था, लेकिन बाबा कोडा का जो अकाउंट था एक्स पे, साबका ट्विटर पे, इस अकाउंट के ज़रिए हुकूमत, पाकिस्तान भी आप कह सकते हैं, और कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़, कौमी सलामती की इदारों की अहम शख्सियात के ख़िलाफ़ मज़मूम, घटिया, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता था, कैंपेन की जाती थी। तो ख़बर यह है कि बाबा कोडा का ये जो सोशल मीडिया साबका ट्विटर का जो अकाउंट था, इसको जो अभी सर्च किया जा रहा है, ये अकाउंट एक्स पे शो नहीं हो रहा और इससे मतलब जो आप उसमें नाम लिखते हैं अकाउंट का, उससे सामने क्या आ रहा है कि ये अकाउंट जैसे एक्स की जानिब से इसको रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। मैसेज ये आ रहा है, दिस अकाउंट डज नॉट एग्जिट, यानी जैसे इस अकाउंट को खुद ही जो है वो या तो हटा दिया गया है, डीएक्टिवेट कर दिया गया है, या फिर एक्स की जानिब से इस अकाउंट को जो है वो फारिग कर दिया गया है। इसी तरीके से नाज़रीन, इमरान खान साहब के जो तोशाखाना केस की समाअत जो आज होना थी मौखर कर दी गई थी, उसमें 1 सितंबर की तारीख आ गई है। 9 मई के केसेस में जो PTI के रहनुमा इजाज़ चौधरी साहब, जिनका ऑडियो लीक हुआ कि हमने कोर कमांडर लाहौर का जो घर है उसको रैनसैक कर दिया है, तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, तोड़ फोड़ कर दी है, आग वहाँ पे लगा दी है। अब वो जो वीडियो है इजाज़ चौधरी साहब की, ये ऑडियो है PTI के रहनुमा की, 9 मई के 3 केस में कन्विक्ट हुए हैं इजाज़ चौधरी साहब। एक केस में ऑलरेडी अपील फाइल कर चुके हैं। लाहौर के 9 मई के 2 मजीद मुकदमात में कन्विक्शन के खिलाफ इजाज़ चौधरी साहब के जो वकील हैं मियां इशफाक अली, उन्होंने अपील दायर कर दी है और इस अपील में कहा गया है कि हक़ाइक़ के बरक्स जो है इजाज़ चौधरी साहब को सज़ा सुनाई गई, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, तो लिहाजा ये अपीलें समाअत के लिए मंजूर की जाएं और पहले मरले में अदालत से रिलीफ ये मांगा गया है कि इजाज़ चौधरी की सज़ा को सस्पेंड करके, जो कि पहले दिन से ट्रायल शुरू होने से पहले जेल में मौजूद हैं, उनको ज़मानत पर रिहा किया जाए।
ये लाहौर का हाई कोर्ट से इस्तदा है कि उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसी तरीके के साथ साथ नाज़रीन, एक और ख़बर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमा उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब और शिबली फराज साहब के साथ जनाब जरताज गुल साहबा पेशावर हाई कोर्ट गई और पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई के इन 3 रहनुमाओं को रिलीफ मिल गया अपनी नाअहली के खिलाफ, और इलेक्शन कमीशन को इन 3 पीटीआई के रहनुमाओं को पेशावर हाई कोर्ट ने फर्दर किसी कार्रवाई से रोक दिया। अब ये इतना बड़ा रिलीफ मिला पीटीआई के रहनुमाओं को, जिसके बाद जो और पीटीआई के लोग 9 मई के केसेस में कन्विक्ट हुए, जिसमें जनाब हामिद रजा साहब थे, राय हसन खान थे, राय मुर्तज़ा इकबाल, हैदर अली, अंसार इकबाल, इन्होंने भी 9 मई के केसेस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जो फैसला था उस पर रिलीफ हासिल करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रिव्यू किया। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के इन 5 लोगों को रिलीफ देने से इनकार कर दिया। अब वजह क्या बनी? आपके जहन में भी सवाल आएगा कि जब उमर अयूब को रिलीफ मिल गया, जब शिबली फराज को मिल गया, जरताज गुल को मिल गया, उनके हल्के में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया गया, नए अपोजिशन लीडर की तैनाती को रोक दिया गया, कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी, तो फिर इन पीटीआई के अरकान असम्बली जो कि नाअहल हो चुके हैं, साबिक मेंबर पार्लियामेंट, साबिक मेंबर पंजाब असम्बली हो चुके हैं, इनको रिलीफ क्यों नहीं मिला? पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब ने ये कहते हुए रिलीफ देने से हाथ खड़े कर दिए कि ये तो पंजाब की एटीसी अदालत का फैसला है, ये तो दायरा अख्तियार लाहौर हाई कोर्ट का बनता है, इसमें पेशावर हाई कोर्ट कहाँ से एग्जिस्ट करती है? आपको तो फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रिजू करना चाहिए था। हमारा तो पेशावर हाई कोर्ट का दायरा अख्तियार ही नहीं, हम आपको रिलीफ दे नहीं सकते आइन और कानून के मुताबिक, तो लिहाजा आप अपनी दरखास्तें वापस ले लें। तो पीटीआई के रहनुमाओं को जब जज साहब ने रिलीफ देने से इनकार कर दिया और जज साहब ने कहा कि वापस ले लें, तो पीटीआई के इन रहनुमाओं ने अपनी दरखास्तें वापस ले लीं और वापस लेने की बुनियाद पे पेशावर हाई कोर्ट ने इनकी दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया, खारिज कर दिया। अब सवाल यहाँ पे क्या पैदा होता है कि पहले उमर अयूब को, शिबली फराज साहब को, जरताज गुल साहबा को रिलीफ क्यों मिला, इनको रिलीफ क्यों नहीं दिया गया? तो नाज़रीन, बेंच की कंपोजिशन का फ़र्क होता है, जज की अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क होता है। कुछ और इंटरप्रिटेशन आप भी अपनी कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्लिक्टेंट जजमेंट, यानी एक बेंच कोई और फैसला दे, दूसरा बेंच कोई और फैसला दे, एक जज का फैसला रिलीफ के लिए हो, दूसरे जज जो है वो रिलीफ के लिए हाथ खड़े कर दें, तो इस किस्म के फैसलों पे फिर लार्जर बेंच बनते हैं। और ये कानूनी तौर पे बिल्कुल क्लियर है, जो जज साहब ने पीटीआई के रहनुमाओं को रिलीफ देने से इनकार किया है, आइन और कानूनी पोजीशन यही है कि एटीसी अदालत में जो पीटीआई के अरकान पार्लिमान को, अरकान असम्बली को डिस्क्वालीफाई किया गया, उस पर रिलीफ जो है सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट दे सकती है। पेशावर हाई कोर्ट की टेरिटरी नहीं बनती, पेशावर हाई कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट के साथ कोई लिंक, कोई ताल्लुक, कोई वास्ता बनता नहीं है। लेकिन रिलीफ बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मिला, यह फैक्चुअली बात बिल्कुल दुरुस्त है। ना सिर्फ रिलीफ मिला, बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और इलेक्शन कमीशन को फर्दर किस्म की कार्रवाई से रोक दिया गया। लेकिन दूसरे बेंच ने ऐसा नहीं किया। अब देखते हैं, इन 5 रहनुमाओं को तो रिलीफ नहीं मिला, लेकिन जो जिन 3 रहनुमाओं को रिलीफ मिला है उससे मुतल्लिक भी आइंदा हफ्ते समात होनी है, तो देखते हैं अल्टीमेटली पेशावर हाई कोर्ट इस केस का फैसला क्या करती है। अब नाज़रीन, आ जाते हैं कि हुकूमत ने पीटीआई से मुतल्लिक कौन सा नया कानून जो है वो नाफिज कर दिया है, जो तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरे की घंटी से कम नहीं है। एक तो नाज़रीन, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो कौमी मालियाती कमीशन बनाया गया था उसमें तरमीम करके 11वां नाम उसमें शामिल कर दिया है, और 11वां नाम है महफूज अली ख़ान का बलूचिस्तान से। यानी अब NFC अवार्ड का जो कमीशन है वो 11 रुकनी हो गया है। लेकिन इसी के साथ साथ जो चंद रोज़ पहले हुकूमत की जानिब से क्रिमिनल लॉ में, फौजदारी ज़ाब्ता कानून में जो एक तरमीम की गई कि 3 महीने तक आप किसी को हिरासत में रख सकते हैं और फिर उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कौमी असम्बली से बिल मंजूर हुआ, तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया,
सेनेट से बिल मंजूर हुआ, तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे एतराज़ किया, एहतजाज भी किया, लेकिन अल्टीमेटली दोनों ऐवानों से कसरत राय के साथ हुकूमत ने यह बिल मंजूर करके सदर साहब को फाइनल सिग्नेचर के लिए, उनके एक्सेंट के लिए भिजवा दिया गया, असेंट के लिए भिजवा दिया गया। तो आज सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने क्रिमिनल लॉज तरमीमी जो बिल है 2025 का, उसकी मंजूरी दे दी है। अब सदर साहब की इस मंजूरी के बाद जब गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो फौरी तौर पे यह कानून नाफिज होगा और फिर जो अदम इस्तेहकाम वाली जो एलिमेंट्स हैं वो अगर कुछ ऐसा करते हैं या फिर जिस शख्सियत से मेंटेनिंग ऑफ पब्लिक ऑर्डर का कोई खदशा हो, उसे एमपीओ के तहत या इस कानून के तहत जो नया पास किया है इसके तहत 3 माह के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसे 3 माह के लिए मजीद आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये कानून आप यूं समझें कि आज अगर सदर साहब ने दस्तखत किए हैं तो शायद आज या फिर कल इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। अब यूट्यूबर्स की खबरों पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो नाजरीन, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स जिन्होंने अपने अकाउंट तो भर लिए, अपनी जेबें भर ली, लेकिन कौम को जुओं पे लगा के उनकी जेबें, उनके अकाउंट खाली कर दिए। अब ढकी भाई पे गेमिंग एप्लीकेशन की प्रमोशन का इल्ज़ाम है और कल उनका 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया। लेकिन ढकी भाई ये कहते हैं कि ये जो मेरा जिस्मानी रिमांड मज़ीद 4 दिन का दिया गया है, ऑलरेडी काफ़ी मैं दिन जिस्मानी रिमांड में गुजार चुका हूँ, तो ये मज़ीद 4 दिन का जिस्मानी रिमांड क्यों? तो ढकी भाई के वकील हैं चौधरी उस्मान अली, उनकी तरफ से मज़ीद 4 दिन का जो जिस्मानी रिमांड एक्सटेंड किया गया है उसको एपलेट फोरम पे चैलेंज कर दिया गया है और एपलेट फोरम के सामने ढकी भाई के वकील चौधरी उस्मान अली की इस्तदा ये है कि जज साहब ने हकायक का जायज़ा नहीं लिया, हकायक के बरखिलाफ जाके जिस्मानी रिमांड को एक्सटेंड किया गया, तो लिहाजा लोअर कोर्ट्स का जो इम्प्यून जजमेंट है उसको कलअदम करार दे के जुडिशल किया जाए ताकि वो अदालत से जो उनके खिलाफ केस, जो इंक्वायरी चल रही है उस केस में वो ज़मानत के लिए रिजू कर सकें। अच्छा, जो ढकी भाई साहब ने अब इस जिस्मानी रिमांड को चैलेंज किया, जो कि जज साहब ने उनकी अपील को समाअत के लिए मंजूर करके 1 सितंबर का नोटिस भी जारी कर दिया है, वहीं जो ढकी भाई की खातून यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो उनकी अहलियाँ हैं अरूप जतोई साहबा, उनको भी गिरफ्तारी का डर है, उनको भी एनसीसीआई की जानिब से पेशी का नोटिस भेजा गया है। लेकिन अरूप जतोई साहबा को यह डर है कि वो पेशी पे जाएंगी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस गिरफ्तारी के खदशे की बुनियाद पे ढकी भाई की अहलिया अरूप जतोई ने वकील चौधरी उस्मान अली के ज़रिए सेशन अदालत से रजू किया और वहाँ पे ये कहा गया कि अरूप जतोई साहबा जो हैं वो एनसीसीआई के साथ जो तफ्तीश है, जो इंक्वायरी है, उसमें शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन गिरफ्तारी का डर है। जो नोटिस भेजा गया है कि जब वो नोटिस पे तफ्तीशी के सामने पेश होंगी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सेशन अदालत ने इस उम्मीद पे, इस यकीन दहानी पे कि वो शामिल तफ्तीश होंगी, अरूप जतोई साहबा की ज़मानत को 15 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है और आइंदा की तारीख पे एनसीसीआई से अरूप जतोई से मुतल्लिक, उनके शामिल तफ्तीश होने से मुतल्लिक रिपोर्ट भी जो है वो तलब कर ली गई है। लेकिन आज 4 और यूट्यूबर भी हैं, जिसमें 2 ख़वातीन हैं और 2 मर्द हैं। एक शहरोज़ हैं, दूसरे शहरियार हैं। खातून यूट्यूबर अपना निमरा हैं और इसरा हैं। ये 13 करोड़ की डकैती में गिरफ्तार हुई। कराची के पोश एरिया में एक शोरूम के मालिक के घर में 13 करोड़ की डकैती के इल्ज़ाम में इनको गिरफ्तार किया गया था। तो इन चारों यूट्यूबर्स ने, यानी 2 ख़वातीन 2 मर्द यूट्यूबर ने ज़मानत के लिए अदालत से रिजू किया। तो अदालत ने 2 यूट्यूबर की ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया, 2 यूट्यूबर की ज़मानत को मुस्तरद कर दिया। अब जिनकी ज़मानत एक्सेप्ट हुई है उसमें शहरोज़ और निमरा हैं, एक लड़की यानी एक लड़का, और जिनकी मुस्तरद हुई है उसमें शहरियार और युसरा है जिनको ज़मानत नहीं दी गई। तो ये जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, अच्छे भी हैं, सारे बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पैसों के लिए कौम को न जाने किन कामों पे लगा दिया, जिन्होंने पैसे की इतनी नुमाइश की,
और फिर उस नुमाइश के बाद जो गेमिंग ऐप्स की प्रमोशन की गई तो कौम जो है वो लुटी है। पैसे यूट्यूबर्स की पॉकेट्स में भी गए होंगे, लेकिन जो एक्चुअल जो गेमिंग ऐप्स बनाने वाले के पीछे जो मालकान हैं उन्होंने अंदाज़ा करें कि कितने अरबों रुपए समेटे होंगे, गबन किया होगा। और ये एक नया ट्रेंड है, एक नया रुझान, नया तरीकाकार है कि लूट मार फ्रॉड कैसे करना है। कभी डबल शॉट जैसे स्कैंडल हुआ करते थे, कभी B4U कंपनी जैसे स्कैंडल हुआ करते थे, अब नया डिजिटल तरीका गेमिंग ऐप्स आ गई हैं, यानी जुए को गेमिंग ऐप का नाम दे दिया गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।